पूरी दुनिया में टोटल 195 देश, जिनमें से 167 देश लोकतांत्रिक, और इन 167 लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारा है। इतनी आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद भी हमारा जमहूरियत इतने सलीके के साथ चल रहा है कि आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी पर नाज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? आए दिन अखबारों में आता रहता है कि भारत का डेमोक्रेसी क्यों मर रहा है। क्यों ये सवाल होता है कि कितना सक्सेस है इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों ये सवाल होता है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी कुछ लोगों का सिर्फ शासन रह गया है, बाकी कुछ भी नहीं। क्यों ये कहा जाता है कि मुझे आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है, मुझे आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है, पर भीड़ सी भेड़ तंत्र पर नहीं। मुझे आज भी पत्रकारिता पर भरोसा है, पर मुजरा दिखाने वाले पत्रकारों पर नहीं। मुझे आज भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पर कुछ घरानों के कॉलेजियम सिस्टम से बने जजों पर नहीं। मुझे आज भी राजनीति पर भरोसा है, पर जाहिल, आपराधिक, लोभी, भ्रष्ट राजनेताओं पर नहीं। या तो फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि प्लेटो ने जो कहा था कि लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है, ये सच है। अब प्लेटो कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा था? और आए दिन हमारे अखबारों में हमारे लोकतंत्र के अगेंस्ट में ऐसे आर्टिकल क्यों छपते रहते हैं? यही सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले कि प्लेटो का जो लोकतंत्र को देखने का नजरिया था, उस नजरिए से हम अपने लोकतंत्र के अधिकारों का कंपैरिजन करें। हमारे लोकतंत्र में हमारे अधिकार क्या है, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना आदर्शवादी है, उसे समझना पड़ेगा। जब हम उसे समझ लेंगे तब प्लेटो के लोकतंत्र के प्रति जो नजरिया था उससे इंडियन डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करने में और उसे समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो हमारे डेमोक्रेसी ने हमें कुछ अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे डेमोक्रेसी में हमारे लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय की गारंटी देता है। ये राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लोकतंत्र के थ्रू दिया गया है। एक और राइट है फंडामेंटल ड्यूटीज का। यह आर्टिकल 51A 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और 2002 में इसे लागू भी किया गया। ये राइट्स इसलिए लागू करना पड़ा ताकि लोग देश के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपनी वफादारी को समझ सके। लोगों के भी कुछ ड्यूटी हैं, कुछ कर्तव्य हैं उसके, जिन्हें उन्हें समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। वैसे तो संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान के सारे पिलर के बारे में बता दिया गया है। लोकतंत्र के जितने भी पिलर हैं उसके बारे में बता दिया गया है। अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद है तो आपने पढ़ा ही होगा, और अगर आप लोगों ने संविधान पर हमारी वीडियो जिसमें मैंने संविधान के बारे में फुल डिटेल बताया है नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार उसे देखिएगा ज़रूर। और मैं यहाँ आई बटन पर भी लगा दूंगा जो आपको एक बार क्लिक करके देखना ज़रूर चाहिए। तो इंडियन डेमोक्रेसी के वैसे तो पिलर बहुत सारे हैं जो संविधान की प्रस्तावना में ऊपर ही संविधान की किताब में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में सारा डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन वो जो 4 पिलर हैं ऐसे जो फेमस है उसके बारे में मैं बात कर लूँ। इंडियन डेमोक्रेसी के ये चारों पिलर एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रख सकता। ये चारों मिलकर मुल्क को इंसानियत और आईना की तरह साफ काम करने में मदद करता है। और अगर एक ने भी अपना काम सही से अंजाम नहीं दिया तो फिर समझो ये कि इंसाफ नहीं हो पाया। ये चारों पिलर हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका की। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यह हमारे डेमोक्रेसी का एक ऐसा स्तंभ है, स्ट्रॉन्ग पिलर है, जिसमें पार्लियामेंट आता है और उसी संसद में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और देश के हालातों पर वहां तस्करा किया जाता है और देश की जो भी हालत होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हो सके फैसले लिए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जो भी कानून बनाए जाते हैं, अगर कानून की जरूरत है तो यह सारी बातें यहीं पर डिस्कस होता है और यहीं से नए कानून बनते हैं। और या फिर किसी कानून में अगर सुधार भी करना हो, संशोधन करना हो, वो भी यहीं पर विचार विमर्श के साथ बनाए जाते हैं। दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका जिसे लोग कहते हैं। यह इंडियन डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर है और यहीं से कानून लागू किए जाते हैं।
और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट चीफ प्रेसिडेंट की और गवर्नमेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर की होती है। ये दोनों शख्स विधायिका में पास हुए किसी भी कानून का विचार विमर्श करके अंतिम रूप देते हैं और अगर कानून सही लगता है तो उन्हें अपने द्वारा लागू भी कर देते हैं। अब बात आती है जुडिशरी की। यह इंडियन डेमोक्रेसी का एक ऐसा पिलर है जिस पर आज भी 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मुल्क पूरी तरह यकीन रखता है और इसने अपना यकीन कायम बनाए रखने के लिए भी वक्त वक्त पर यह साबित किया है कि कानून अभी भी जिंदा है। यह देखता है कि जो सभी नियम संसद में बनाए गए और उसे लागू भी कर दिया गया, क्या वह नियम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। उस नियम से आवाम को फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो फौरन उसमें संशोधन करने का या फिर उसे पूरी तरह से बंद करने का यह हुक्म देता है। फोर्थ पिलर जो मीडिया के रूप में आता है, यह इंडियन डेमोक्रेसी का एक ऐसा पिलर है जो सरकार की क्या नीतियां रहीं, संसद में क्या बातें हुई, क्या नियम लागू होने वाले हैं, यह सारी बातें लोगों के सामने पेश करने का काम करती। मीडिया ही हमें उन बातों से भी वाकिफियत करवाती है जो कोई नेता बंद कमरे में करता है या फिर खुले मैदान में। मीडिया ही यह सर्वे करती है कि किसी कानून के लिए लोगों का क्या रुझान है, लोग उसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, और यह बातें हमारे और आपके बीच लाने के साथ साथ मीडिया कानून बनाने वाली सरकार के पास भी अपने सर्वे के द्वारा लोगों के मत पहुंचाने का काम करती। अगर यह मीडिया सही जानकारी देना बंद कर दे और सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाए तो उस देश का लोकतंत्र तो ऐसे ही खतरे में है और हमेशा ही लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जा रहा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र कैसे गिर रही है। ये गिरावट किसी तख्ता पलट या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी जैसी घटनाओं से नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे कानून के अंदर रहकर विपक्ष को दबाने, मीडिया को डराने और सरकार की शक्ति को केंद्रित करने की रणनीति है। वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार में आलोचना को देशद्रोह के समान मानने लगी, जिससे यह विचार कमजोर हो रहा है कि विपक्ष का भी एक वैध स्थान है। इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है और अब इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। भारत का लोकतंत्र पहले बेहद मजबूत था और 7 दशकों तक इसे अस्थिर माना गया। सेना पर नागरिकों का शासन था, राजनीतिक पार्टियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी और चुनाव आयोग स्वतंत्र था। इसके अलावा महिलाओं और अन्य सामाजिक समूहों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, लेकिन भारत में 2 बड़े लोकतांत्रिक गिरावट के दौर भी आए। वो पहला दौर था 1975 से 77 का आपातकाल, जब इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। दूसरा दौर 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। इस बार औपचारिक समस्याएं बनी रही, लेकिन लोकतंत्र के आधारभूत नियम और परंपराएं कमजोर हो गई। इंदिरा गांधी के समय में सरकार ने खुलेआम लोकतंत्र को दबाया था, जबकि अब ये गिरावट धीरे धीरे और छुपे तरीके से हो रही। ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये उस निबंध का मुखरा है जिसे माया ट्यूडर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लांटिक स्कूल और गवर्नमेंट में सरकार और सार्वजनिक नीति की एसोसिएट प्रोफेसर है, जिन्होंने द प्रोमिस ऑफ पावर, द ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ऑटोक्रेसी इन पाकिस्तान 2013 एंड वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म जैसे बुक्स को लिखा है। और यह भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर विशेष पैकेज के 5 निबंधों में से एक है। भारत आज पूर्ण लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच हाइब्रिड शासन की स्थिति में है। 2021 में फ्रीडम हाउस ने भारत की रेटिंग फ्री से घटाकर आंशिक रूप से फ्री कर दी थी। VDM ने इसे चुनावी निरंकुशता और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा। इस गिरावट ने 1.4 बिलियन भारतीयों को लोकतांत्रिक से निरंकुश शासन की ओर धकेल दिया, जिससे दुनिया में स्वतंत्र देशों में रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई। मीडिया, जो लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर माना जाता है और जिसका काम है सरकार की उस मेंटलिटी से सरकार को रोकना, जो सरकार की मेंटलिटी होती है कि मैं जो कहूँगा वही करूँगा, इस मेंटलिटी से सरकार को रोकने का काम मीडिया करती है। लेकिन आज के दिनों में इंडिया में मीडिया कुछ अलग ही सोचती है। मीडिया ये कहती है कि सरकार ने जो कहा
वही सही है और सरकार को उस पर कायम भी रहना चाहिए। नैन्सी बर्नियो ने कहा था कि लोकतांत्रिक पतन लोकतांत्रिक समस्याओं को धीरे धीरे कमजोर करने के रूप ले रहा है, जिसमें परेशान लोकतंत्रों के टूटने की बजाय मिटने की संभावना अधिक है। ऐतिहासिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला का हवाला देते हुए स्टीवन लेविन्स्की और डैनियल जिब्लैट का तर्क है कि राजनीतिक विपक्ष के प्रति व्यवहार के अलिखित नियम और मानदंड इस तरह के लोकतांत्रिक क्षण को रोकने की कुंजी है। वे तर्क देते हैं कि दो सबसे महत्वपूर्ण मानदंड विपक्ष के सहिष्णुता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मनों के रूप में नहीं बल्कि केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के रूप में माना जाता है, और सहनशीलता यानी विपक्ष को कुचलने के लिए कानूनी तरीकों का सीमित उपयोग जैसे कार्यकारी आदेश। कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेटिक पिछड़े लोग रातों रात डिस्पोटिज्म में नहीं बदलते, बल्कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे मर जाता है जब विपक्ष को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इंडियन डेमोक्रेसी एक वक्त में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अलाइव डेमोक्रेसी में शुमार होता था। एक ऐसा देश जो अपनी डाइवर्सिटी, फ्रीडम एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मशहूर था, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं वहां इन कीमतों की चमक धुंधली सी पड़ने लगी। फ्रीडम हाउस की 2010 की रिपोर्ट में भारत के नागरिक स्वतंत्रता का स्कोर 42 था और 2023 में यह स्कोर घटकर 33 पर आ गया। बात यहां 9 अंक घटने की नहीं है, यह इशारा इस बात की तरफ करता है कि हमारे लोकतंत्र के रूप में जो हमारी आज़ादी और हमारे हक में बसी हुई है, हमारे अधिकारों में बसी हुई है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। यह इस बात की तरफ इशारा है कि हम टॉप पर बैठे हुए थे, जहां दुनिया ने हमें एक डेमोक्रेसी मॉडल के रूप में देखा था, और आज हम हाइब्रिड शासन की गिनती में पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि हम गिरे क्यों, हमारा रैंकिंग नीचे क्यों आया। न तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट हुआ और न ही हिंदुस्तान में अचानक ऐसी कोई घटना हुई जिसको हम गिरने का कारण समझे। यह धीरे धीरे चुपचाप बिना बताए, बिना कोई संकेत दिए हुए हमारे आसपास के माहौल में होता रहा है। चुनाव भी हो रहे हैं, सरकारें पहले की तरह ही बनती आ रही है, फिर हम नीचे कैसे गिरे और क्यों गिरे। हमें हाइब्रिड शासन के देश में गिनती क्यों किया जा रहा है। तो इसका जवाब एक ही है जो हमें और आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी आवाज़ आज भी इतनी बुलंद है जितनी होनी चाहिए। क्या हम आज भी वही आज़ादी महसूस कर रहे हैं जो एक जमहूरियत या फिर पूर्ण लोकतंत्र में मिलना चाहिए। हमेशा कहीं से भी गिरने का कारण कोई दुर्घटना या फिर कोई नाटक का रूप नहीं होता। माली और इराक की फ्रीडम में जिनका स्कोर 29 है, लेकिन दोनों के हालात अलग अलग हैं। माली में चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया अपेक्षाकृत आज़ाद है। वहीं इराक में चुनाव भी होते हैं, लेकिन सिटीजन का फ्रीडम, पत्रकारों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। ऐसे हालातों से यह समझना आसान है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से ही नहीं चलता, यह सिटीजन के फ्रीडम से जिंदा रहता है। लोकतंत्र कभी भी एक जैसा नहीं होता, यह अस्थिर नहीं रहता, ये एक लगातार प्रोसेस है, एक सफ़र है, और यह सफ़र तभी कामयाब हो सकता है जब अवाम अपनी आज़ादी की कीमत को समझेंगे, और उस आज़ादी को बचाने के लिए हमेशा ही हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पूछो अपने आप से सवाल कि क्या हम अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट्स के लिए स्टैंड हैं। क्या हम अपनी आवाज़ को उस बुलंदी तक पहुंचा पा रहे हैं जो जुल्म के खिलाफ हो, या फिर आज के दिनों में हमें गूंगा बना दिया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम जो भी आवाज़ उठाते हैं उसे दबा दिया जाता है। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी, लेकिन हमारी सरकार हमें गूंगा बना देना चाहती है। हमें सिर्फ यह नहीं देखना कि सरकार कैसी है, सरकार किसकी बातें कर रही है, क्या कर रही है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि एक लोकतंत्र देश में हम एक समाज के तौर पर कितने आज़ाद हैं। लोकतंत्र वो नहीं है जो हमें विरासत में मिली है, बल्कि लोकतंत्र वो है जो हर दिन हम अपने अधिकारों से बनाते हैं। सिविसस एक इंटरनेशनल संगठन है जो दुनिया भर के 197 देशों के वर्ल्ड सिटीजन फ्रीडम पर नजर रखते हैं, जो किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का रैंकिंग 5 पॉइंट्स को देखते हुए बनाता है या देता है। पहला पॉइंट होता है खुले, मतलब खुला हुआ, बिल्कुल संकुचित, बाधित, दमित और बंद। और 2019 के सर्वे में इस संगठन ने इंडियन डेमोक्रेसी को बाधित से डाउनग्रेड कर दमित घोषित कर दिया। और संगठन ने अपने वेबसाइट पर ऐसा करने का कारण जो बताया था, कारण जो मेंशन किया था, वह था सत्ताधारियों की आलोचना करने वाले नागरिक समाज के सदस्यों पर निगरानी, उत्पीड़न,
धमकी, कारावास, चोट और मृत्यु का जोखिम, ये उस संगठन ने मेंशन किया था। अब देखिए, हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रेटिंग में है आज के दिनों में, और नेपाल और श्रीलंका से तो हम बहुत ही नीचे आ चुके हैं। 2019 सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए में कुछ खास तरह का बदलाव किया। यह बदलाव कोई आम बदलाव नहीं था जिसे लोग खामोशी से सुन लेते। इसलिए इस बदलाव का बहुत सारा पूरे देश भर में विरोध भी हुआ, क्योंकि सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती थी, चाहे वह किसी संगठन से जुड़ा हो या फिर नहीं जुड़ा हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी, जो चिंता का कारण बन रहा था, कि जब किसी को आतंकवादी करार दे दिया जाता है तो उस फैसले को चुनौती देने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। यह बदलाव ऐसा था जो उन लोगों पर भी लागू हो सकता था जिनके किसी भी काम में आतंक फैलाने की पॉसिबिलिटी थी, या पॉसिबिलिटी मानी जाए वह भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। अब आंकड़ों को देखें, 2015 से 2019 के बीच इस यूपीए के तहत जो गिरफ्तारियां हुई वह पहले से लगभग 72% ज्यादा थी। सबसे दुख भरी कहानी ये थी कि जो लोग भी गिरफ्तार हुए उनमें से 98% लोग बिना जमानत के जेल में ही रहे। सरकार ने ये कानून असहमति की जो आवाजें उठाई जा रही थी, जो सरकार के खिलाफ में बातें होती थी, सरकार के अगेंस्ट में जो उसकी आलोचनाएं की जाती थी, उसको दबाने की कोशिश में लागू किया था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने भी सरकार की नीतियों की मुखालफत की उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया। यहाँ तक कि सरकार ने ऑनलाइन मुखालफत करने वालों के लिए एक स्वयं सेवक की टीम भी बना दी, जो आज भी हमारे सोशल मीडिया पर नजर रखे हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले निशाना शिक्षकों, विद्वानों पर साधा गया, जो हमारे भविष्य के निर्माता को सिखाने वाले लोग होते हैं। उन्हें उनकी विचारों की वजह से नौकरियां छोड़ने पर मजबूर किया गया, और नौकरियां उन्हें छोड़नी भी पड़ी। धीरे धीरे यह धारा इतना प्रबल हो गया कि आज किसी भी मुकाबला करने वालों को, चाहे किसी भी तरह की मुद्दों के खिलाफत करे, उसको इसका सामना करना पड़ता है। और खासकर हमारे मुस्लिम समाज के लिए हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उनके खिलाफ मॉब लिंच इस दशक में बहुत तेजी से बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 तक ऐसी हिंसक घटनाओं का 97% हिस्सा इस मोदी सरकार में हुआ है। क्या यह लोकतंत्र है? इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म करने की बहुत बड़ी साजिशें रचाई जा रही है? हम इंडियन को एक साथ होकर, एक साथ लड़कर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत करनी होगी। हमें धर्म या जाति के बारे में नहीं सोचना होगा। हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसा भारत बनाएं जिसमें सबको सुरक्षा और सबके अधिकार समान हो। आज के दिनों में पिछले दशक के मुकाबले इंडिया में मीडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, और जैसे जैसे मीडिया के हालात बदलते गए वैसे वैसे हमारी आज़ादी का दायरा भी सीमित होता चला गया। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 से घटकर 161 के स्थान पर आ चुका है, जो अफगानिस्तान, बेलारूस, हांगकांग, लीबिया, पाकिस्तान और तुर्की से भी नीचे आता है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति यहाँ तक पहुँचने का कारण संगठन के अनुसार भारतीय पत्रकारों को कभी कभी जान से मारने की धमकियां दी जाती है। प्रमुख मीडिया नेटवर्क सरकार की आलोचना करने में अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते। कोई भी चैनल उठाकर देख लो, आज के दिनों में जितने भी डिबेट होते हैं, जितने भी एपिसोड होते हैं, किसी भी चैनल पर सरकार की आलोचना नहीं की जाती। 2017 से 2020 तक रिपब्लिक टीवी के एक स्टडी में पाया गया है कि कवरेज लगातार सरकार के पक्ष में रही है, कभी उसकी आलोचना नहीं की गई। यह रिपोर्ट इस बात का हमें एहसास कराता है कि हम हिंदुस्तानियों को सच्चाई को समझना और उसे बाहर लाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। चाहे जो भी हालात बने, यह हालात सच्चे लोगों को डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ऐसे हालात हमें हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है तो उसके अंदर अपने आप को उभारने का एक नया जज्बा पैदा होता है। अगर हम किसी को डराने की कोशिश करते हैं तो उसे अपने डर का एहसास बाद में होता है, डर का एहसास नहीं होता। वो अपनी ताकत को ढूंढता है उस वक्त जब हम उसे डराते हैं। यहाँ भी हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, और ऐसे सिचुएशन में हमें सच बोलने को, अपनी सलाहियत पर और भी ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। भले ही लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाली मीडिया गूंगे हो जाए, हमारे अंदर आवाज़ उठाने की ताकत भरपूर
होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल हमारे आसपास भरे पड़े हैं कि जब जब किसी को दबाने की कोशिश की गई है तो वो दबे नहीं हैं बल्कि उभर कर सामने आए हैं। एनडीटीवी का 2023 में अधिग्रहण हुआ। बीबीसी के भारतीय कार्यालयों पर फरवरी 2023 में छापा मारा गया क्योंकि समाचार संगठनों द्वारा सरकार की आलोचना करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया था ताकि बीजेपी डॉक्यूमेंट्री और किसी भी क्लिप को भारत में प्रसारित होने से रोका जा सके, इसलिए छापेमारी हुई थी। लेकिन जब छापेमारी हुई थी तो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन कहा था। इतना होने के बावजूद भी क्या बीबीसी ने हक कहना बंद कर दिया? इंसाफ की लड़ाई लड़नी छोड़ दी? जब तक एक भी आवाज़ जिंदा है तब तक हम कोशिशें करते रहेंगे, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं, यह हमारी और आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं, यह लड़ाई है उस देश के लोकतंत्र को बचाने की, उस देश के संविधान को बचाने की जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। और पूर्वजों के इसमें खून पसीने लगे हुए, अपने रक्त का बलिदान कर करके उन लोगों ने हमें ये संविधान दिया है, उन लोगों ने हमें अधिकार दिया है। और हम ऐसे हमारे पूर्वजों से खून भरे संविधान को हम इसे कैसे यूं ही बर्बाद होता हुआ देख सकते हैं या यूं ही रास्तों पर छोड़ सकते हैं? अगर किसी को डर के कारण अपनी बात छिपानी पड़ती है तो यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारे लोकतंत्र का हमें दिया गया संवैधानिक अधिकार है कि हम उस सच्चाई को सबके सामने लाएं। हम में से सभी को पता है कि जब जब चुनौतियां सबसे बड़ी होती है तभी सबसे बड़ी ताकत उभर कर सामने आती। हम जब मसाइलों में चारों तरफ से घिरे हुए रहे तब हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास, हम पहचान पाते हैं खुद की ताकत। आज हमारा देश भी ऐसे ही दोराहे, ऐसे ही मोड़ पड़ाकर खड़ा है जहां हमें डर का साथ न देकर हमें अंदर की ताकत को ढूंढनी है, अपने दिल और दिमाग का साथ देना है और जो हकीकत है उस राह पर पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाना। हमारा, हम सभी का डेमोक्रेसी आज के दिनों में किसी बाहरी कारणों से खतरे में नहीं है, बल्कि एक नए और चौंकाने वाले तरीके से आए दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तानाशाही खुलकर सामने नहीं आ रही, बल्कि हमारे लोकतंत्र की भाषा बोलती है और लोकतंत्र की भाषा में बातें करके विपक्ष को कानूनी तौर पर कमजोर किया जाता है। विपक्ष से मेरी उम्मीद है मीडिया और वो लोग, वो आम जनता जो अपनी बात सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं, जो हकीकत से सरकार को रूबरू कराना चाहते हैं, उन्हें कराने नहीं दिया जाता। भारत की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उस सब पर पैनी नजर रखी जा रही है, ये हकीकत है। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है। इतिहास यही सिखाता है कि जब तक चुनाव निष्पक्ष होते हैं और मतपत्र गुप्त रहता है तब तक बदलाव संभव है, बदलाव किया जा सकता है। आज चाहे हम चीन की जीरो कोविड पॉलिसी हो या फिर ईरान का विरोध प्रदर्शन या फिर हिंदुस्तान का किसान आंदोलन, ये सारी बातें हमें ये सीख देता है कि अब लोग लोकतंत्र में एक साथ होते हैं। जब सभी लोग लोकतंत्र में एक साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा मजबूत सत्ता भी धराशायी हो जाता है। तो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत, हमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसी ताकत को जो हमारे लोकतंत्र की ताकत को दोबारा से स्थापित कर सके। और उसका एक ही रास्ता है कि हमें धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति, बाकी जितने भी बेकार के मुद्दे हैं उन सभी से ऊपर उठकर एक ऐसे मल्लाह को ढूंढना होगा जो हमारे लोकतंत्र की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा सके। हमारे सामने चैलेंज बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी लड़ाई तब तक नामुमकिन नहीं जब तक हम हार नहीं बोल देते, हार नहीं मान जाते। यह वक्त हमें सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का नहीं है, बल्कि अपनी आवाज़ को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक ऐसे फुंफकार की जो पूरे देश में एक साथ निकलनी चाहिए, ताकि झूठ और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ी हुई ये इमारतें गिरकर चकनाचूर हो जाए। हमें खुद पर यह यकीन करना होगा कि हम ये बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक नेता की जागीर नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई तो मैं अपने आप को, अपनी मेहनत को कामयाब होता हुआ देख पाऊंगा। बाकी आपके ज़िंदगी में जो भी सवाल हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कहीं परेशानी आ रही है, किसी रास्ते में परेशानी आ रही है जहाँ पर फ्रस्ट्रेट हैं, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं या आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में उसका आंसर दिया जाएगा, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको भी सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा कि उनके सवालों के जवाब क्या है। आप सवाल करें, आपके सवाल करने से मुझे भी नॉलेज मिलता है, मैं भी अपने अंदर
नॉलेज गेन करने के लायक बनूंगा और आपको भी कुछ नॉलेज दे पाऊंगा। हो सकता है मेरी बातें किसी को समझ में आ जाए जो अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्राइट होता हुआ देख ले।